हम मनुष्य अपने जीवन को और बेहतर बनाना चाहते हैं, नई मंजिलें प्राप्त करना चाहते हैं और अपनी कीमती समय के मजे भी लेना चाहते हैं, पर किसी न किसी कारण से 93% लोग इसमें सफल नहीं हो पाते। मेरा मतलब ना तो बड़ी गाड़ियों से है और ना ही भरी तिजोरियों से। मैं तो उस दिमाग की तिजोरी की बात कर रही हूँ जो पैसे से कई गुना बड़ी है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट के अनुसार अगर आप किसी काम को करने की ठान लेते हैं तो इसका मतलब आपका आधा काम हो चुका है। जिंदगी एक अनमोल रास्ता है, तो आज हम जानेंगे ऐसे 10 मूल मंत्रों के बारे में जो आपके इस रास्ते की सफाई में हमेशा लगे रहते हैं। वैसे तो इस पर कई किताबें बन चुकी हैं, पर आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। ये कहावत जितनी सरल है उतना ही गहरा इसका प्रभाव है। हम जो सोचते हैं वही हमारी दुनिया को बनाता है। ये विचार हमारी धारणाओं, हमारे कार्यों और अंततः हमारे पूरे जीवन को आकार देते हैं। अगर आप बार बार खुद को ये कहते सुनते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, तो आप शायद सही साबित हो जाएं। लेकिन अगर आप अपने आप में विश्वास जगाते हैं, अपनी क्षमताओं पर भरोसा करते हैं और ये मानते हैं कि आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं, तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। ये सोचने का तरीका अभ्यास से आता है। हर रोज सुबह उठते ही अपने आप से सकारात्मक बातें कहें, अपने लक्ष्यों को बार बार दोहराएं और उन्हें हासिल करने की कल्पना करें। जितना अधिक आप सकारात्मक विचारों को अपनाएंगे, उतना ही आप उन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रेरित होंगे। ये सच है कि रास्ते में मुश्किलें आएंगी, असफलताएं भी मिलेंगी, लेकिन मजबूत आत्मविश्वास के साथ आप उनका सामना करने के लिए तैयार रहेंगे। आप ये जानते हुए आगे बढ़ेंगे कि असफलता अंत नहीं है, बल्कि सीखने का एक नया अवसर है। याद रखें, आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। अपने विचारों को सकारात्मक बनाकर आप अपने सपनों को साकार करने की राह पर चल पड़ते हैं। इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है जिन्होंने अपनी सकारात्मकता और दृढ़ विश्वास के बल पर अविश्वसनीय चीजें हासिल की हैं। वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन को कई सालों तक उनके सिद्धांतों को लेकर उत्साहित किया गया था, लेकिन उन्होंने कभी भी खुद पर और अपने विचारों पर संदेह नहीं किया। आखिरकार उनका दृढ़ विश्वास ही था जिसने उन्हें सापेक्षता के सिद्धांत को विकसित करने में सक्षम बनाया। इसी तरह मैरी क्यूरी को भी रेडियोधर्मिता पर उनके शोध के लिए शुरुआत में मान्यता नहीं मिली। उन्होंने कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनका दृढ़ विश्वास ही था जिसने उन्हें इस क्षेत्र में क्रांतिकारी खोज करने में मदद की। आप भी वही बन सकते हैं जो आप सोचते हैं। अपने आप में विश्वास रखें, सकारात्मक बने रहें और अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करें। रास्ते में आने वाली चुनौतियों का सामना करें और असफलताओं को सीखने के अवसर के रूप में देखें। याद रखें, आपकी सोच ही आपकी सफलता की कुंजी है। सहनशीलता का अभ्यास। आज की दुनिया विविधताओं से भरपूर है। हम हर जगह अलग अलग संस्कृतियों, धर्मों, विचारधाराओं और जीवन शैली के लोगों से मिलते हैं। एक सफल और खुशहाल जीवन जीने के लिए सहनशीलता का अभ्यास करना बेहद जरूरी है। सहनशीलता का मतलब हर चीज से सहमत होना नहीं है, बल्कि दूसरों के विचारों, विश्वासों और आदर्शों को सम्मान के साथ स्वीकार करना है। सहनशील बनने का पहला कदम है दूसरों को समझने की कोशिश करना। अक्सर हम दूसरों को अस्वीकार कर देते हैं क्योंकि हम उनके दृष्टिकोण को नहीं समझ पाते। दूसरों की संस्कृति, परंपराओं और धर्मों के बारे में सीखने का प्रयास करें। दस्तावेज पढ़ें, वृत्त चित्र देखें या उनसे सीधे बातचीत करें। जितना अधिक आप जानेंगे, उतना ही आप उनके विचारों को समझ पाएंगे। सहनशीलता का अभ्यास करने का दूसरा तरीका है खुला दिमाग रखना। अपने विचारों और मान्यताओं को इतना जकड़ कर न रखें कि आप दूसरों की बात सुनने में असमर्थ हों। नए विचारों को सुनने के लिए तैयार रहें और उनके तर्क को समझने की कोशिश करें। ये जरूरी नहीं है कि आप हमेशा सहमत होंगे,
लेकिन इससे आपका नजरिया व्यापक होगा और आप दूसरों का सम्मान कर पाएंगे। सहनशीलता का अभ्यास करने का एक और महत्वपूर्ण तरीका है असहमतियों का सम्मान करना। ये सच है कि हर किसी के विचार अलग अलग होंगे। मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें आपस में लड़ना है। असहमत होने पर भी शांत और सम्मानजनक तरीके से बातचीत करना सीखें। अपने मत को दूसरों पर थोपे बिना अपनी बातें कहें और दूसरों की बातें भी ध्यान से सुनें। सहनशीलता का अभ्यास आसान नहीं है, लेकिन ये निश्चित रूप से सीखा जा सकता है। हर रोज छोटे छोटे कदम उठाकर आप अधिक सहनशील बन सकते हैं। दूसरों को समझने की कोशिश करें, खुले दिमाग रखें, असहमतियों का सम्मान करें और सबसे महत्वपूर्ण बात, दूसरों के साथ सम्मान और करुणा से पेश आएं। एक सहनशील समाज बनाने के लिए हम सभी की जिम्मेदारी है। अपने जुनून को जगाएं। जिंदगी का असली मजा तब आता है जब आप उस चीज को करते हैं जिसके लिए आप जुनूनी होते हैं। जुनून वो ताकत है जो आपको अंदर से जलाती है, जो आपको मुश्किलों का सामना करने और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन कभी कभी भागदौड़ की जिंदगी में हम भूल जाते हैं कि हमें असल में क्या पसंद है। अपने जुनून को जगाने के लिए सबसे पहला कदम है आत्ममंथन करना। शांत बैठें और सोचें कि आपको बचपन में क्या करना पसंद था। अपने खाली समय में आप क्या करना पसंद करते थे? कौन सी चीजें आपको इतना लीन कर देती थी कि वक्त का पता ही नहीं चलता था? ये वही चीजें हैं जो आपके जुनून का संकेत हो सकती हैं। एक बार जब आपको अपने संभावित जुनून की पहचान हो जाए तो उसे और गहराई से जानने की कोशिश करें। इसके बारे में किताबें पढ़ें, ऑनलाइन कोर्स करें या किसी विशेषज्ञ से सलाह लें। जितना अधिक आप सीखेंगे उतना ही आप समझ पाएंगे कि क्या ये वास्तव में वही चीज है जिसके लिए आप जुनूनी हैं। अब सीखने को सिर्फ थ्योरी तक ही सीमित ना रखें। अपने जुनून को असल जिंदगी में उतारें। छोटे से शुरुआत करें। मान लीजिए आपको फोटोग्राफी का शौक है, तो हर रोज कुछ देर फोटो निकालने के लिए निकालें। अगर आपको लिखने का पैशन है, तो हर दिन कुछ देर लिखने के लिए वक्त निकालें। ये याद रखें, सफर ही मंजिल का पहला कदम होता है। अपने जुनून को जगाने के रास्ते में निराशा और असफलताएं भी आ सकती हैं। इससे निराश मत हो। हर असफलता सीखने का एक अवसर है। अपनी गलतियों से सीखें और खुद को बेहतर बनाएं। याद रखें, जुनून वो मशाल है जो आपको रोशन करती है। मुश्किलें चाहे जितनी भी हो, उसे बुझने मत दें। तो अभी से शुरू करें। अपने जुनून को जगाएं और देखें कि यह आपकी जिंदगी को किस तरह बदल देता है। आप खुद को अधिक ऊर्जावान, खुश और सफल पाएंगे। छोटी छोटी जीत का जश्न मनाएं। हर किसी की जिंदगी में बड़े बड़े लक्ष्य होते हैं जिन्हें हासिल करने के लिए हम मेहनत करते हैं, लेकिन कभी कभी इन बड़े लक्ष्यों को हासिल करने में इतना समय लग जाता है कि रास्ते में हम हार मान लेते हैं या फिर हमारा जोश कम हो जाता है। इसलिए सफलता के इस लंबे सफर में छोटी छोटी जीत का जश्न मनाना बहुत जरूरी है। छोटी छोटी जीत का जश्न मनाने का मतलब हर छोटी उपलब्धि को नजरअंदाज करना नहीं है, बल्कि ये उन छोटे छोटे कदमों को स्वीकार करने और उनकी सराहना करने का एक तरीका है जो हमें हमारे बड़े लक्ष्य की तरफ ले जाते हैं। ये हमें ये एहसास दिलाता है कि हम सही रास्ते पर हैं और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। छोटी छोटी जीत का जश्न मनाने के कई तरीके हैं। आप अपने लक्ष्य को छोटे छोटे चरणों में बांट सकते हैं और हर चरण को पूरा करने पर खुद को इनाम दे सकते हैं। ये इनाम कोई सी भी चीज हो सकती है, चाहे वो आपकी पसंदीदा फिल्म देखना हो, अपने दोस्तों के साथ घूमना हो या फिर कोई छोटी सी खरीदारी करना हो। अपनी प्रगति को ट्रैक करने के लिए एक जर्नल रखें। हर दिन या हर हफ्ते उन छोटी छोटी जीतों को लिखें जो आपने हासिल की है। कुछ समय बाद जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आप देखेंगे कि आपने कितनी दूर का सफर तय कर लिया है और ये आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। छोटी छोटी जीत का जश्न मनाने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है
खुद की सराहना करना। हर दिन इस बात के लिए समय निकालें कि आपने क्या अच्छा किया है। अपनी मेहनत पर गर्व करें और खुद की पीठ थपथपाएं। याद रखें, आप अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं और इसकी सराहना करना बनता है। छोटे छोटे जीत का जश्न मनाने की आदत डालकर आप सकारात्मक बने रहेंगे और प्रेरित रहेंगे। ये आपको ये याद दिलाएगा कि आप प्रगति कर रहे हैं और अपने लक्ष्य को हासिल करने के करीब आ रहे हैं। तो आज ही शुरुआत करें और अपनी हर छोटी जीत का जश्न मनाएं। आप देखेंगे कि ये आपकी सफलता के रास्ते में एक बड़ा बदलाव लाएगा। आराम करना सीखें। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि आराम करना भी उतना ही जरूरी है जितना कि काम करना। लगातार काम करने और खुद को थका लेने से हम न केवल शारीरिक रूप से थक जाते हैं बल्कि मानसिक रूप से भी कमजोर पड़ जाते हैं। इससे हमारी कार्य क्षमता कम हो जाती है और हम तनाव और चिंता के शिकार हो जाते हैं। इसलिए एक सफल और खुशहाल जीवन जीने के लिए आराम करना सीखना बहुत जरूरी है। आराम करने का मतलब सिर्फ सोना ही नहीं है, बल्कि ये अपने मन और शरीर को फिर से ऊर्जा देने का एक तरीका है। आराम करने के कई तरीके हैं और आपको वो तरीका चुनना है जो आपको सबसे ज्यादा सुकून देता हो। कुछ लोगों के लिए आराम करना प्रकृति के बीच समय बिताना हो सकता है। पहाड़ों पर ट्रैकिंग करना, समुद्र किनारे टहलना या पार्क में घूमना आपको तनाव से मुक्त कर सकता है और आपकी ऊर्जा को वापस ला सकता है। कुछ लोगों को शांत संगीत सुनना, ध्यान लगाना या किताब पढ़ना पसंद आता है। ये गतिविधियाँ आपके दिमाग को शांत करती हैं और आपको तनाव से दूर ले जाती हैं। अपने आप को रचनात्मक तरीके से व्यक्त करने से भी आराम मिल सकता है। पेंटिंग करना, डांस करना या फिर कोई संगीत वाद्य यंत्र बजाना आपको खुशी देता है और तनाव को कम करता है। कुछ लोगों के लिए आराम करने का सबसे अच्छा तरीका है अपने प्रियजनों के साथ समय बिताना। अपने दोस्तों और परिवार के साथ बातचीत करना, हंसना खेलना आपको खुशी देता है और तनाव को कम करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि आप आराम करने के लिए वही गतिविधियां चुनें जो आपको पसंद हो। जब आप ऐसी चीजें करते हैं जिनका आप आनंद लेते हैं, तो आप वास्तव में तनाव मुक्त हो पाते हैं और अपनी ऊर्जा को फिर से हासिल कर पाते हैं। आराम करने के लिए एक निश्चित समय निर्धारित करें। अपने काम के शेड्यूल में आराम करने के लिए भी समय निकालें। अपने फोन को दूर रखें और उन कामों से बचें जो आपको तनाव देते हैं। इस समय का उपयोग सिर्फ अपने लिए करें और उन चीजों को करें जो आपको खुशी देते हैं। आराम करना सीखना एक आदत है जिसे धीरे धीरे विकसित किया जा सकता है। हर दिन थोड़ा थोड़ा समय निकालकर आप अपने आप को फिर से ऊर्जा से भरपूर कर सकते हैं और एक खुशहाल और सफल जीवन जी सकते हैं। दयालु बने। दयालुता एक ऐसी शक्ति है जो दुनिया को बदल सकती है। ये न केवल दूसरों के प्रति बल्कि खुद के प्रति भी दयालु होने के बारे में है। दयालुता का अर्थ है करुणा, सहानुभूति और उदारता का भाव रखना। दयालु होने से न केवल दूसरों का जीवन खुशहाल होता है, बल्कि आप खुद भी अधिक खुश और संतुष्ट महसूस करते हैं। दयालुता का अभ्यास करने का सबसे सरल तरीका है दूसरों की मदद करना। ये कोई बड़ा काम करने की जरूरत नहीं है। छोटी छोटी चीजें भी मायने रखती हैं। बस स्टॉप पर किसी बुजुर्ग व्यक्ति की मदद करना, सड़क पार करते समय किसी को रास्ता देना या किसी उदास मित्र को सुनना, ये सभी दयालुता के छोटे छोटे कार्य हैं जो दूसरों के दिन को थोड़ा बेहतर बना सकते हैं। दयालुता का अभ्यास करने का दूसरा तरीका सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करना है। कभी कभी हम दूसरों से कठोर शब्द कह देते हैं जिनका उन्हें गहरा असर होता है। इसके बजाय दूसरों से सम्मान और दया के साथ बात करें। प्रशंसा करने और सकारात्मक टिप्पणियां देने से न केवल दूसरों का आत्मविश्वास बढ़ता है, बल्कि आपका रिश्ता भी मजबूत होता है। दयालुता का अभ्यास करने का एक महत्वपूर्ण पहलू क्षमा करना है। हम सभी गलतियां करते हैं। जब कोई आपके साथ गलत व्यवहार करता है
तो गुस्से और नाराजगी को अपने मन में जमे रहने देने के बजाय क्षमा करने का प्रयास करें। क्षमा करने का मतलब ये नहीं है कि आप जो हुआ उसे भूल जाते हैं, बल्कि इसका मतलब है कि आप उस व्यक्ति को माफ कर देते हैं और आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। ये न केवल आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, बल्कि आपके रिश्तों को भी मजबूत करता है। दयालुता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है खुद के प्रति दयालु होना। हम अक्सर खुद पर बहुत सख्त होते हैं और अपनी गलतियों के लिए खुद को कोसते रहते हैं। इसके बजाय खुद को वही दया दिखाएं जो आप दूसरों को दिखाते हैं। अपनी कमियों को स्वीकार करें और खुद को सुधारने का प्रयास करें। अपने आप को सराहना दें और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए खुद को धन्यवाद दें। दयालुता एक ऐसी चीज है जिसका अभ्यास हर रोज किया जा सकता है। छोटी छोटी दयालुताएं दूसरों के चेहरे पर मुस्कान ला सकती हैं और दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकती हैं। तो आज से ही दयालु बनने का संकल्प लें। देखें कि ये कैसे आपके और आपके आसपास के लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाता है। क्षमा करना सीखें। गुस्सा, नाराजगी और आक्रोश ये ऐसी भावनाएं हैं जो हमारे मन में जहर की तरह घुलती रहती हैं। जब कोई हमारे साथ गलत करता है तो उसे माफ करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन मन में क्रोध रखना न सिर्फ दूसरों को बल्कि खुद को भी नुकसान पहुंचाता है। इसलिए एक खुशहाल और शांत जीवन जीने के लिए क्षमा करना सीखना बहुत जरूरी है। क्षमा करने का मतलब ये नहीं है कि आप जो हुआ उसे भूल जाते हैं। ये उस व्यक्ति के किए को सही ठहराना भी नहीं है। क्षमा करने का वास्तविक अर्थ है उस गुस्से और नाराजगी को अपने मन से निकाल देना। ये उस बोझ को हल्का करना है जो आपको नीचे खींच रहा है। क्षमा करने की प्रक्रिया आसान नहीं है, लेकिन ये निश्चित रूप से सीखी जा सकती है। यहाँ कुछ तरीके हैं जो आपको क्षमा करने में मदद कर सकते हैं। समस्या के जड़ तक पहुँचें। ये समझने की कोशिश करें कि आखिरकार उस व्यक्ति ने ऐसा क्यों किया। क्या वो जानबूझकर आपको चोट पहुंचाना चाहता था या फिर कोई गलत फहमी हुई थी। कभी कभी परिस्थितियां भी लोगों को गलत करवा देती हैं। इस कारण को समझने से आपको गुस्से को कम करने और क्षमा करने में मदद मिल सकती है। अपनी भावनाओं को स्वीकार करें। ये ठीक है कि गुस्सा होना या आहत होना स्वाभाविक है। अपनी भावनाओं को दबाएं नहीं, उन्हें स्वीकार करें और उनके बारे में किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करें। अपनी भावनाओं को बाहर निकालने से आपको आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। दृष्टिकोण बदलें। उस स्थिति को दूसरे नजरिए से देखने की कोशिश करें। क्या आप भी कभी अनजाने में किसी को चोट पहुंचा चुके हैं? दूसरों की गलतियों को उसी तरह से क्षमा करें जैसे आप चाहते हैं कि वह आपकी गलतियों को क्षमा करें। सकारात्मक सोच रखें। मन में क्रोध रखने से आपको ही नुकसान होता है। इसके बजाय सकारात्मक सोच रखें। अपने आप को याद दिलाएं कि हर किसी से गलतियां होती हैं और क्षमा करना ही आगे बढ़ने का रास्ता है। क्षमा करना न केवल दूसरों के लिए बल्कि खुद के लिए भी फायदेमंद है। ये आपको गुस्से और आक्रोश से मुक्त करता है और मानसिक शांति दिलाता है। जब आप क्षमा करते हैं तो आप रिश्तों को सुधार सकते हैं और सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। ये याद रखना जरूरी है कि क्षमा करने का फैसला आपका अपना है। किसी को भी आपको क्षमा करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर आप एक खुशहाल और शांत जीवन जीना चाहते हैं तो क्षमा करना सीखना ही सबसे अच्छा उपाय है। वर्तमान में जिए। लिव इन द प्रेजेंट। हम अक्सर बीते हुए कल में खोए रहते हैं या भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं, लेकिन असल जिंदगी तो वर्तमान क्षण में ही घट रही है। खुशी और शांति पाने के लिए वर्तमान में जीना सीखना बहुत जरूरी है। वर्तमान में जीने का मतलब ये नहीं है कि भविष्य के बारे में बिल्कुल ना सोचा जाए, बल्कि इसका मतलब है कि भविष्य की चिंताओं में फंसने के बजाय वर्तमान में जो कुछ हो रहा है उस पर पूरा ध्यान देना। ये अपने आसपास की चीजों को सचेत रूप से अनुभव करने और उनका आनंद लेने के बारे में है। वर्तमान में जीने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम है माइंडफुलनेस का अभ्यास करना। माइंडफुलनेस का मतलब है
वर्तमान क्षण में अपने विचारों, भावनाओं और शारीरिक संवेदनाओं के बारे में जागरूक होना। ध्यान लगाना माइंडफुलनेस का एक शानदार तरीका है। कुछ मिनटों के लिए शांत बैठें और अपनी सांसों पर ध्यान दें। अपने विचारों को आने जाने दें, लेकिन उनमें ना उलझें। बस वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करें। वर्तमान में जीने का एक और तरीका है कृतज्ञता का भाव रखना। आपके पास जो चीजें हैं उनके लिए आभारी रहें, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों ना हो। सुबह की धूप, एक गर्म कप चाय या किसी प्रियजन की हंसी, ये सभी ऐसी चीजें हैं जिनके लिए हम आभारी हो सकते हैं। कृतज्ञता का अभ्यास करने से आप वर्तमान क्षण की सुंदरता को देख पाएंगे और खुशी का अनुभव कर पाएंगे। अपने पास की चीजों को पूरी तरह से अनुभव करने के लिए अपने आप को व्यस्त रखने से बचें। अपने फोन को दूर रखें और सोशल मीडिया से ब्रेक लें। अपने भोजन को धीरे धीरे चखकर खाएं। प्रकृति में टहलें और अपने आसपास की सुंदरता को देखें। छोटी छोटी चीजों का आनंद लेने के लिए समय निकालें। वर्तमान में जीना एक आदत है जिसे धीरे धीरे विकसित किया जा सकता है। हर दिन थोड़ा थोड़ा अभ्यास करके आप वर्तमान क्षण का आनंद लेना सीख सकते हैं। आप देखेंगे कि आप कम तनावग्रस्त, अधिक खुश और जीवन के प्रति अधिक सकारात्मक महसूस करेंगे। तो आज से ही वर्तमान में जीने का संकल्प लें और देखें कि यह आपका जीवन कैसे बदल देता है। वित्तीय नियोजन का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। आज की दुनिया में आर्थिक सुरक्षा हासिल करना हर किसी के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि बहुत से लोग वित्तीय नियोजन को नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे भविष्य में आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। वित्तीय नियोजन का मतलब है अपने वर्तमान आय और खर्च का प्रबंधन करना और भविष्य के लिए लक्ष्य निर्धारित करना। ये आपको आर्थिक रूप से स्थिर रहने और अपने सपनों को पूरा करने में मदद करता है। वित्तीय नियोजन का सबसे पहला कदम है अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति का आकलन करना। अपनी आय और खर्च का रिकॉर्ड रखें। ये आपको ये समझने में मदद करेगा कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है और आप बचत करने के लिए कहाँ से राशि कम कर सकते हैं। बजट बनाना और उसका पालन करना वित्तीय नियोजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक बार जब आप अपनी वित्तीय स्थिति को समझ लें, तो भविष्य के लिए लक्ष्य निर्धारित करें। आप अपने लक्ष्य को छोटे और दीर्घकालिक लक्ष्यों में विभाजित कर सकते हैं। छोटे लक्ष्य जैसे छुट्टियों पर जाना या कोई नया गैजेट खरीदना हो सकता है। दीर्घकालिक लक्ष्य में रिटायरमेंट के लिए बचत करना, बच्चों की शिक्षा के लिए धन जमा करना या अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना शामिल हो सकता है। अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक निवेश योजना बनाएं। अपने जोखिम उठाने की क्षमता के अनुसार विभिन्न प्रकार के निवेश विकल्पों पर विचार करें। बचत खाते, म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार या संपत्ति में निवेश करना आपके लिए कुछ विकल्प हो सकते हैं। वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना भी फायदेमंद हो सकता है। वित्तीय नियोजन का एक महत्वपूर्ण पहलू आपातकालीन कोष बनाना है। अपने मासिक खर्च के 3 से 6 महीने के बराबर राशि को आपातकालीन कोष में जमा करें। ये आपको किसी भी अप्रत्याशित घटना जैसे बीमारी या नौकरी छूटने जैसी परिस्थितियों का सामना करने में मदद करेगा। अपने ऋण का प्रबंधन करना भी वित्तीय नियोजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अपने ऋणों को जल्द से जल्द चुकाने का प्रयास करें। क्रेडिट कार्ड के अनावश्यक इस्तेमाल से बचें। क्रेडिट कार्ड पर ब्याज दरें आमतौर पर अधिक होती है, जिससे आपका वित्तीय बोझ बढ़ सकता है। वित्तीय नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है। छोटे छोटे कदम उठाकर और वित्तीय अनुशासन बनाकर आप अपनी वित्तीय स्थिति को सुधार सकते हैं और अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। तो आज से ही वित्तीय नियोजन की शुरुआत करें और एक आर्थिक रूप से सुरक्षित भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं।